नमस्कार दोस्तों, अक्षय सर का अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वह है उच्चारण स्थान। जो भी इस चैनल पे अभी नए आए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि इसी प्रकार के नए वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए हम चलते हैं विषय की ओर। उच्चारण स्थान। संस्कृत को एक साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है, एक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। और वो इसीलिए माना जाता है कि संस्कृत में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान बताया गया है। अर्थात प्रत्येक वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से होता है, ये पूरी प्रक्रिया संस्कृत में बताई गई है। तो उस प्रक्रिया को ही उच्चारण स्थान कहा जाता है। अर्थात किस वर्ण को बोलने में मुख का कौन सा भाग अत्यधिक उपयोगी होता है, वही मुख का भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम अपने मुख का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे मुख में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। जब हम बोलते हैं तब फेफड़ों से निकलने वाली वायु श्वास नली के माध्यम से स्वर यंत्र तक पहुंचती है। इसके बाद जिह्वा, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ और नासिका जैसे अंग उस वायु को विभिन्न प्रकार से नियंत्रित करते हैं। परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो हम देखते हैं उच्चारण स्थान अर्थात मुख के कुछ ऐसे भाग जो उच्चारण स्थान कहलाते हैं, जिसमें पहला है कंठ, फिर है तालु, फिर है मूर्धा, फिर है दंत, और फिर है ओष्ठ, और फिर है नासिका। तो ये उच्चारण स्थान कहलाते हैं। अब प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान याद करने के लिए संस्कृत में कुछ सूत्र बनाए गए हैं, जिन्हें हम सामान्यतः ट्रिक बोलते हैं। यदि आप इन एक एक लाइन को याद कर लेंगे तो आपको हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको ये ट्रिक, ये सूत्र याद हो जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से सारे वर्णों का उच्चारण स्थान याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अर्थात अ, आ, क वर्ग, कु से क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ इंगा, ह और विसर्ग, इन सभी का कंठ उच्चारण स्थान होता है। जब कभी भी आ, क ख ग घ इंगा, ह अथवा विसर्ग जिसे हम अह बोलते हैं, जब भी आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्रायः आप देखेंगे कि आप कंठ के द्वारा, आप अपने गले के द्वारा ही सामान्यतः इसका उच्चारण कर रहे हैं। जो आपकी वायु आ रही है वो वायु सीधे आपके गले से ही निकलकर इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है। आइए हम चलते हैं दूसरे सूत्र पर। इचु यशानाम तालु। ई से ई, 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 चू से चवर्ग, चवर्ग में वर्ण आ जाएंगे चा, छा, जा, झा, या शा। इन सभी का तालु उच्चारण स्थान होता है। जब भी आप चा, छा, जा, झा ये सारे वर्ण बोलेंगे तो आपकी जीभ प्रायः दांत के ऊपर जो तालु होती है उस पर स्पर्श होगी। ठीक है, तो इन सभी वर्णों का तालु उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। अर्थात री, री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, रा और शा, प्रायः इसे मूर्धन्य शा बोला जाता है। इसी कारण से इसे मूर्धन्य शा बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो इन सभी वर्णों का मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। जब भी आप टा, ठा, डा, ढा इन सारे वर्णों को बोलेंगे तो आपकी जीभ प्रायः ऊपर की ओर मुड़ जाएगी और वह मूर्धा को स्पर्श करेगी। इसलिए इन सभी वर्णों का मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद है ऋतु लसानाम दंतः। अर्थात री, तू से तवर्ग, ता था दा धा ना, ला और सा, इसे प्रायः दंती सा बोला जाता है। इन सभी वर्णों का दंत उच्चारण स्थान होता है। तो जब भी आप प्रायः ता, था, दा, धा, ना ये सारे वर्णों को बोलते हैं तो आपकी जीभ प्रायः दांतों को स्पर्श करती है। अर्थात इसीलिए इन सभी वर्णों का दंत उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद आते हैं अगले सूत्र पर। उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। उ, ऊ, पू से प वर्ग,
पा फा बा भा मा और उपधमानीय, इन सभी का ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया उपधमानीय। उपधमानीय हम उसे कहते हैं जब भी आप प्रायः उच्चारण करते हैं का ख पा फा, तो पा फा जब आप बोलते हैं तो इनको बोलने में आपको प्राय ऐसा लगता है जैसे आधा विसर्ग का उच्चारण हो रहा है। आप बोलेंगे फा पा, तो इसको बोलने में आधा विसर्ग उच्चारित होता है और इसी आधे विसर्ग को ही उपधमानीय बोलते हैं। और जब हम का ख बोलते हैं, इसमें जो आधा विसर्ग उच्चारित होता है इसको हम जिह्वा मूलीय बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा है उ ऊ पवर्ग पा फा बा भा मा और उपधमानीय, पा और फा में उच्चारित होने वाला जो आधा विसर्ग है, इन सभी का ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, अर्थात इन्हें होठ की सहायता से बोला जाता है। आप पा फा बा भा मा इन सभी को बोलेंगे तो प्रायः आप इनको अपने ओष्ठ, अपने होठों की सहायता से ही बोल पाएंगे। यम गणना नाम नासिका च, या मा इंगा णा ना, इन सभी का नासिका उच्चारण स्थान होता है। अर्थात जब भी आप इन वर्णों को बोलेंगे तो प्रायः आप इसमें थोड़ा सा आप नासिका, अपनी नाक का भी स्वर इसमें आता है। आप इनको नाक के जरिए बोलते हैं, थोड़ा सा नाक के द्वारा इनका उच्चारण होता है। एदैतोः कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ, इनका कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ए जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, आ और ई। तो आ का जैसे हमने पहले पढ़ लिया है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तो आ का कंठ उच्चारण स्थान है, और ई का इचु यशा नाम तालु, तो पढ़ते हैं तो वहां पे ई का तालु उच्चारण स्थान है। अतः ए और आई इन दोनों शब्दों का कंठ और तालु दोनों ही उच्चारण स्थान होता है। ओदौ तोह कंठोष्टम, ओ औ, इन दोनों का कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप ओ को देखेंगे तो ओ भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, आ और उ। तो आ का कंठ उच्चारण स्थान है जो कि आपने पहले भी पढ़ा है, और उ का उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ उच्चारण स्थान है। इसलिए ओ और औ इन दोनों का कंठ और ओष्ठ ये दोनों ही उच्चारण स्थान होते हैं। इसके बाद आते हैं वकारस्य दंतोष्टम, जो वा है वा का दंत और ओष्ठ ये दोनों ही उच्चारण स्थान होते हैं। और अंत में है नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब जो आप बिंदी जो लगाते हैं, अम की बिंदी जिसे हम बोलते हैं, इसका नासिका उच्चारण स्थान होता है। तो इस प्रकार से हमने आज उच्चारण स्थानों के विषय में पढ़ा। तो यदि आप सभी को उच्चारण स्थान समझ में आ गए हैं तो मैं आपके लिए एक प्रश्न देता हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। आप सभी बताएंगे कि ई इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसी प्रकार के वीडियो आप देखते रहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।